Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं विपुल सिंह और इस साल के पहले बोनस पॉइंट पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 2026 के इस पहले बोनस पॉइंट में आज हर बार की तरह बहुत सारी खबरें हैं और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी सर जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। बोनस पॉइंट के पहले संस्करण में आपका स्वागत है। और साल की शुरुआत इतनी सारी खबरों के साथ हो रही है, इतनी बड़ी खबरों के साथ हो रही है जो पूरा साल आपके निवेश को प्रभावित करेंगी। बाजार की भी शुरुआत इस साल में अच्छी रही है, शेयर बाजार की शुरुआत भी अच्छी रही है। तो हम लोग चलते हैं आज खबरों के बीचों बीच। बिल्कुल, खबरों के साथ विश्लेषण शुरू करते हैं, एक एक खबर करके तमाम खबरों के बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि आज मुख्य तौर पर वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो कि इस कार्यक्रम में जगह बनाने में कामयाब हो पाई हैं, क्योंकि खबरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। सबसे पहले बात करेंगे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को लेकर के। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के बढ़ते चलन पर हम बात करेंगे। हर महीने करीब 1.5 करोड़ पोर्टेबिलिटी के आवेदन आ रहे हैं। अंशुमान सर से समझेंगे कि आखिर में ऐसा हो क्यों रहा है और कहां पर ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। इसके बाद बात होगी होम लोन की घटती ग्रोथ और इसके असर को लेकर के। नवंबर अंत में बैंकों के आउटस्टैंडिंग होम लोन का आंकड़ा 10% से कम बढ़ा है। अगली खबर हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के है। बीमा रेगुलेटर IRDAI के आंकड़े बता रहे हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में हेल्थ इंश्योरेंस सेटलमेंट में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इस दौरान प्रति आवेदन सेटलमेंट की राशि कम रही, लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे भारत को लेकर के आए ट्रंप के नए बयान को लेकर के। जी हाँ, उसका होगा विश्लेषण। जानेंगे कि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ को लेकर के क्या कुछ कहा है और क्या वो फिर से टैरिफ को बढ़ाने वाले हैं। इसको लेकर के काफ़ी जो है चर्चाएं बनी हुई हैं। इसका विश्लेषण आपको इसी कार्यक्रम में मिलेगा। और आखिर में वेनेजुएला के घटनाक्रम का विश्लेषण होगा। जी हाँ, अंशुमान सर से जानेंगे कि आखिर में इसका तेल और करेंसी बाजार पर क्या असर होगा। साथ ही साथ भारत और चीन के लिए इस तमाम घटनाक्रम के मायने हैं क्या, और क्या एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता दुनिया भर में बढ़ेगी या किस तरीके का असर होगा, डिटेल में होगी काफ़ी जो है बातचीत। तो बने रहिए कार्यक्रम के आखिर में तक हमारे साथ। लेकिन शुरुआत करेंगे नंबर पोर्टेबिलिटी से जुड़ी हुई खबर के साथ। देश में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी जब से शुरू हुई है तब से लेकर के नवंबर 2025 तक देश में मोबाइल पोर्टेबिलिटी के लिए 123 करोड़ आवेदन आ चुके हैं। और ये आंकड़ा देश में मौजूदा एक्टिव मोबाइल सब्सक्राइबर से ज़्यादा है। नवंबर के अंत में मोबाइल सब्सक्राइबर बेस 117 करोड़ दर्ज किया गया। टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI के आंकड़ों के मुताबिक पोर्टेबिलिटी में पिछले साल जुलाई से लगातार बढ़ोतरी हुई है और हर महीने करीब 1.5 करोड़ आवेदन नंबर पोर्ट कराने के लिए आ रहे हैं। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की शुरुआत आपको बता दें कि 2010 से शुरू हुई थी। सर, ये जो नंबर्स हैं ये तो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। इतने बड़े पैमाने पर पोर्टेबिलिटी जो हो रही है, इससे क्या समझा जा सकता है और किन कंपनियों पर आप सबसे ज़्यादा असर देख रहे हैं? विपुल जी, ये बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा है और आप इस बाजार में जिसमें में प्रतिस्पर्धा ना के बराबर है, हम डुओपोली में हैं, कुछ थोड़ा हिस्सा BSNL और वोडाफोन के पास है, वहां इतनी बड़ी चरने बताती है कि लोग सेवाओं से खुश नहीं है। और बहुत सारी नंबर पोर्टेबिलिटी एक साल में कई बार हो रही है। जो आंकड़ा आपको दिखता है नंबर पोर्टेबिलिटी के आवेदनों का और कुल उपभोक्ताओं में जो अंतर दिखता है, इस वजह से है कि लोगों ने एक साल में 2 बार 3 बार भी अपने फोन को पोर्ट कराया है, सर्विस ना होने के कारण, अच्छी सर्विस ना होने के कारण। और इसलिए ये जो 14 से 15 मिलियन के पोर्ट की रिक्वेस्ट हर महीने आ रही है, ये काफी बड़ा आंकड़ा है। पर इसके भीतर जाके हम देखते हैं तो हमको कुछ बेहद जरूरी तथ्य मिलते हैं जिनका असर हमें आने वाले दिनों में बाजार पर, निवेश पर दिखाई देगा। रिलायंस जियो पहला ऑपरेटर है जिसकी एक्टिव सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ बराबर बढ़ रही है, एक्टिव यूजर्स की संख्या बढ़ रही है, जिसके पास शायद पोर्ट किए हुए फोन ज्यादा आ रहे हैं। भारती भी सब्सक्राइबर्स जोड़ रहा है, लेकिन जो एक्टिव यूजर्स हैं उनके मार्जिन में अब कमी आ रही है।
थोड़ी गिरावट आ रही है, और शायद इसकी वजह ये है कि भारती की कोशिश भी रही है, एयरटेल की कोशिश भी रही है कि वो प्रीमियम सब्सक्राइबर्स पर ज्यादा फोकस करे, और हाल में जो दरें बढ़ी हैं उन दरों का असर नंबर पोर्ट होने के तौर पर नजर आया है। वोडाफोन भले ही बाजार का दुलारा हो, निवेशकों का पसंदीदा स्टॉक हो, उसे सरकार की तरफ से पैकेज दिया गया हो, लेकिन ये पूरा चरण जो दिख रहा है हमको, इसका सबसे बड़ा हिस्सा वोडाफोन के आसपास आता है। नवंबर में 22 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर्स वोडाफोन ने लूज किए। जो एक्टिव डिक्लाइन था वो सारे 22 सर्किल्स, 22 में से करीब 18 सर्किल में दिखाई दिया है, और ये सबसे बड़ा चरण है जो निकल कर रिलायंस की तरफ भी, रिलायंस जियो की तरफ भी और एयरटेल की तरफ भी जा रहा है। बीएसएनएल ने हाल में कुछ प्रतिस्पर्धी दरें दी थी, कॉम्पिटिटिव दरें दी थी, जिस वजह से उसे भी वोडाफोन की जो ग्राहकों की घटती संख्या है उसका लाभ मिला है। तो बाजार की तस्वीर में वोडाफोन लगातार बाजार गंवा रही है, बावजूद इसके कि सरकार उसे खड़े रखने के लिए तमाम नियम बदलकर मदद करने की कोशिश कर रही है। जी सर, ये कौन से सर्किल में सबसे ज़्यादा पोर्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, और इससे हम बाजार की अभी क्या तस्वीर दिखाई दे रही है, क्या तस्वीर आपको समझ में आ रही है? ये दिलचस्प है देखना विपुल जी कि जो हाई ट्रैफिक सर्किल्स हैं, उत्तर प्रदेश के जो दोनों सर्किल्स हैं, यूपी ईस्ट और यूपी वेस्ट, वहां सबसे ज्यादा पोर्टेबिलिटी आई। एक हाल के महीनों में 3.3 मिलियन के आसपास की पोर्टेबिलिटी आई, और इसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार के सर्किल हैं। ये वो सर्किल हैं जहां पर आमतौर पर प्रीपेड धारकों की संख्या ज्यादा बढ़ी है। पूरे अन्य दिल्ली, मुंबई या जो महाराष्ट्र या कर्नाटक के सर्किल हैं, और यहाँ टैरिफ बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है फैसले में। तो जैसे जैसे टैरिफ बढ़ना शुरू होते हैं, ग्राहक अपने आप को बदलकर दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करते हैं। यही हिस्सा वोडाफोन का भी बड़ा बेस था। अगर आप ध्यान से देखें, वोडाफोन का जो बड़ा पुराना बेस था वो इन्हीं इलाकों में था। तो जो बड़ा चरण आया है वो इन इलाकों में वोडा आइडिया के कस्टमर्स का आया है, जिन्होंने अपने आप को जियो या एयरटेल की तरफ मूव किया है। तो ये वो सर्किल है जहां सबसे ज्यादा चरण भी हमको दिखाई देता है। और अगर आप देखें तो पूरे भारत में जो बाजार की स्थिति, उसमें करीब करीब जो ब्रॉडबैंड यूजर्स को मिलाना है तो करीब 1 बिलियन के आसपास के यूजर्स हैं। और अब कोशिश कंपनियों के बीच में यह है कि जो एक्विजिशंस किए जाएं या जो ग्राहक बुलाए जाएं वो बेहतर आरपू वाले हों, यानी पोस्ट पेड सब्सक्राइबर्स हों, जिनसे कि ज्यादा रेवेन्यू या राजस्व मिल सके। तो ऐसी स्थिति में प्रीपेड सेवाएं देने वाली कंपनियों को आने वाले दिनों में और ज्यादा चर्न फेस करना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं होम लोन की सुस्ती के बारे में। होम लोन की मांग में सुस्ती की वजह से पर्सनल लोन की ग्रोथ में कमी आई है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बता रहे हैं कि नवंबर अंत तक बैंकों का कुल होम लोन 31.95 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया, और एक साल पहले की तुलना में इसमें सिर्फ 9.9% ही ग्रोथ आई है। एक साल पहले हाउसिंग लोन सेगमेंट में 12% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली थी। होम लोन की कम ग्रोथ की वजह से नवंबर अंत तक बैंकों के पर्सनल लोन की ग्रोथ कम होकर के 12.8% पर आ गई है, जो कि एक साल पहले 13.4% थी। बैंकों के कुल पर्सनल लोन सेगमेंट में लगभग आधी हिस्सेदारी हाउसिंग लोन की होती है। सर, होम लोन की डिमांड घटने की आप सबसे बड़ी वजह क्या मान रहे हैं, और इस ट्रेंड से हाउसिंग मार्केट को किस तरीके से हम समझें? साल की शुरुआत में यह ट्रेंड खासा महत्वपूर्ण है, जिसे हम बैंकों के नजरिए से भी, हाउसिंग के नजरिए से भी, और आम लोगों की क्षमताओं के, उनकी खपत की या उनके खरीदने की क्षमताओं के नजरिए से 3 तरह से देख सकते हैं। पहले हम इसे देखते हैं बैंकों की दृष्टि से। बैंकों के लिए रिटेल में जो सबसे सुरक्षित कर्ज होते थे वो होम लोन हुआ करते थे, क्योंकि उनके पीछे एक मजबूत कोलेटरल था। और भारत में पर्सनल लोन का बाजार दरअसल शुरू ही होम लोन के साथ हुआ था। एक दौर था जब भारत में अधिकांश लोन होम लोन होते थे, उसके बाद दूसरा नंबर कार लोन का था। लेकिन क्रमशः बाजार में होम लोन की संख्या घटती चली जा रही है, और जब पर्सनल लोन की पोर्टफोलियो में जो लोन बढ़ रहे हैं वो हाई रिस्क लोन है, जिसमें क्रेडिट कार्ड के और पर्सनल खर्च के लोन हैं, जिन्हें देने के लिए आरबीआई बैंकों को डिस्करेज करता है और ये मानता है कि अनसिक्योर्ड कैटेगरी में आते हैं। तो एक तो ये कि बैंकों के लिए होम लोन का पोर्टफोलियो कम होना चिंता की विषय है, क्योंकि रिटेल में जो लोन वो दे रहे हैं वो रिस्क में। दूसरी बात यह है कि भारतीय बाजार में ज्यादातर होम लोन खरीद लिए जाते थे अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, सस्ते हाउसेस के लिए। यहीं से पूरी क्रांति शुरू हुई थी होम लोन और घरों की 35-40 लाख रुपए के मकानों वाले। वो सारी क्रांति बैठ गई, क्योंकि भारत में सस्ते मकान बनना बंद हो गए, लॉन्च होना बंद हो गए। तो इसलिए होम लोन की ग्रोथ पर इसका बड़ा असर पड़ा, क्योंकि जो
बड़े मकान बिक रहे हैं, जो 1 करोड़ रुपए से ऊपर के मकान बिक रहे हैं, उनमें बहुत छोटा, एक तो यूनिट्स बहुत कम है और दूसरा उसमें लोन के पोर्टफोलियो के हिस्से सीमित होते हैं। इसलिए बैंकों का ये जो बहुत सिक्योर्ड पोर्टफोलियो था रिटेल साइड से, ये बहुत तेजी से कम हो रहा है। और तीसरी चीज ये है कि लोग अब मकान खरीदने में की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि मकान इतने महंगे हो चुके हैं और इन्फ्लेशन भी है, इनकम में बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। तो इसलिए हाउसिंग मार्केट एक लल की तरफ, एक ठहराव की तरफ जा रहा है और इसका असर आपको रियल एस्टेट स्टॉक पर दिखाई देगा। पिछले साल जब हम चर्चा कर रहे थे साल के अंत में, तो हमने इस बात पर इशारा भी किया था कि अगले साल 2026 में भारत के प्रॉपर्टी मार्केट में कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की गुंजाइश नहीं दिखती है, क्योंकि कोविड के बाद की जो पेंट अप डिमांड थी वो निकल गई। जो बड़े करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए के पेंट हाउसेस थे, उनकी डिमांड भी बढ़ने लगी। बिल्कुल, और यही वजह है कि अभी भी किसी के रडार पर रियल्टी स्टॉक्स नहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी अवॉइड लिस्ट में ही बहुत लोग इसको रख रहे हैं। इस बीच वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट का नया रिकॉर्ड बना है। IRDAI के आंकड़े बताते हैं कि बीमा कंपनियों ने पूरे साल में करीब 3.26 करोड़ क्लेम सेटल किए हैं, जो कि कुल आवेदन का 87% है। वित्त वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 83% था। IRDAI के मुताबिक FY25 में अस्वीकार होने वाली क्लेम का आंकड़ा घट करके 8% पर आ गया है और पेंडिंग क्लेम का आंकड़ा भी कम होकर के 5% पर आ गया है। हालांकि क्लेम सेटलमेंट बढ़ने के बावजूद प्रति क्लेम होने वाले पे आउट में कमी देखने को मिल रही है। सर, इन आंकड़ों को अगर अंदर से पढ़ें तो क्या तस्वीर सामने दिखाई दे रही है? बिल्कुल, ये आंकड़ा बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। नंबर आपको 3.26 करोड़ दिखाई देते हों, लेकिन अगर टोटल क्लेम भारत में सेटल किए गए हैं तो 94,247 करोड़ के, 1 लाख करोड़ से भी कम के क्लेम है। तो इससे दिखाई देता है कि भारत में हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कितना कम है, क्योंकि और कितने लोग अभी हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा नहीं ले पा रहे हैं। हॉस्पिटल उनके हेल्थ इंश्योरेंस को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। 87% के आसपास रजिस्टर्ड क्लेम सेटल हुए, जैसा कि IRDAI के आंकड़े बताते हैं। पर एक बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा भारत में जो दिख रहा है, जिसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी भी है, और इसका असर हमें बाजार में हॉस्पिटल्स के बिजनेस पर और बाकी चीजों पर दिखाई देगा, कि जो एवरेज पे आउट पर हेल्थ क्लेम था 2024 में, वो केवल 31,000 रुपए था। ये बेहद कम है। इसका मतलब ये है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल की सेवाओं में पूरा क्लेम ले पा रहे हैं, जबकि 31,000 तो बहुत सामान्य इलाज की परिस्थिति, अगर कोई आदमी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो जो सामान्य खर्चे इससे ज्यादा होता है, और इसमें लगातार कमी भी आ रही है। तो वो जो पूरा विवाद पिछले 1 साल से चल रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस वास्तव में लोगों को मदद कर पा रहा है कि नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस की किस्त चुकाने के बाद भी आपको जाकर अस्पताल में नगद पैसा देना पड़ता है। कंपनियां और हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उसका असर हमें इसमें दिखाई देता है। जबकि मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो उस हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स की संख्या बढ़नी चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है, इसको आप सकारात्मक नजरिए के तौर से देख सकते हैं कि 87% के आसपास जो रजिस्टर्ड क्लेम थे वो सेटल किए गए। हालांकि सेटलमेंट रेशियो कम है पैमानों के हिसाब से, इसे बढ़कर 95-96 के आसपास जाना चाहिए। जी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीद पर अपना वादा नहीं निभाया तो भारत के ऊपर अमेरिका और भी टैरिफ बढ़ा देगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत उन्हें खुश रखना चाहता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे व्यक्ति हैं। इस बीच रूस से भारत की तेल खरीद के आंकड़ों को देखें तो दिसंबर के दौरान खरीद पहले के मुकाबले कम तो हुई है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं रुकी है। सर, ये जो स्टेटमेंट आई, इसकी वजह क्या आप देख रहे हैं? इस स्टेटमेंट को कैसे समझा जाए? भारत और अमेरिका की जो डील होनी है, उसकी जो प्रगति हो रही है, उसको लेकर के जो एक्सपेक्टेशन है, उन सब के बीच में इस स्टेटमेंट के क्या मायने हैं? डोनाल्ड ट्रंप अपनी नई ताकत से लैस हैं। वेनेजुएला पर नियंत्रण करने के बाद, वहां तख्ता पलट करने के बाद, मादुरो को उठाकर अमेरिका लाने के बाद, और इसलिए अब वापस वो उन मुद्दों की तरफ लौट रहे हैं जो विवादित भी हैं और भारत के हितों को प्रभावित करते हैं। ये बयान निश्चित तौर पर बता रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। पिछले दिनों में रिश्ते अच्छे नहीं हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप आज भी उसी मुद्दे पर कायम है कि भारत को रूस से तेल की खरीद पूरी तरह बंद करनी चाहिए। कम हुई है, बंद नहीं हुई है, ये बात भारत की तरफ से भी कही गई थी। और हाल में जब
पुतिन की यात्रा हुई थी तब भी इस बात का संकेत दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर वही बात कही कि भारत अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, भारत तमाम टैरिफ लगाता है। अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप पूरा राजनीतिक तौर पर, जियोपॉलिटिकल तौर पर मजबूती हासिल कर रहे हैं कई मायनों में वेनेजुएला की, जिस पर हम अलग से आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा नाइजीरिया पे में बॉम्बिंग करके और कई सारे महत्वपूर्ण फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं, तो वो और ज्यादा बड़ा बार्गेन चाहते हैं। उसका संकेत यह है कि ट्रेड डील फिर मुश्किल में फंस सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत से बड़ा बार्गेन चाह रहे हैं। बाकी सारे दुनिया के देशों के साथ आमतौर पर डील हो गई है, और इसमें और भी कई सारे ब्रिक्स के एंगल हैं, डॉलर का एंगल है, चाइना, रशिया और ब्राजील का भी अलग अलग कोण है। ऐसा लगता है कि अब इस परिस्थिति में, जिसे हमें फरवरी तक या मार्च तक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने की संभावना थी, वो फिर कहीं उलझती दिखाई दे रही है। और रूस के तेल को हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बीच में लाए हैं, पर बात तो वही है कि अमेरिका को भारतीय बाजार में बड़ी हिस्सेदारी चाहिए और कई सारे क्षेत्र खोलने का दबाव अमेरिका की तरफ से बना हुआ है। इस बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति की निकोलस मादुरो की अमेरिकी एजेंसियों की तरफ से गिरफ्तारी के बाद दुनिया भर में वेनेजुएला के तेल को लेकर के अब चर्चाएं बढ़ गई हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला का ऑयल सेक्टर अब उनके कंट्रोल में है। भारत हालांकि वेनेजुएला से भी ज़्यादा तेल नहीं खरीद रहा है, लेकिन भारतीय ऑयल एंड गैस कंपनी यानी कि ओएनजीसी विदेश का बड़ा निवेश वेनेजुएला में फंसा हुआ है। इस घटनाक्रम से ओएनजीसी विदेश के निवेश को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उधर पिछले साल अक्टूबर तक रिलायंस इंडस्ट्री भी वेनेजुएला से तेल खरीदती थी और अब वहां पर अमेरिकी दखल बढ़ने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज की तेल खरीद फिर से शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। सर, वेनेजुएला के घटनाक्रम से तेल बाजार की अभी स्थिति क्या दिखाई दे रही है? बाजार में थोड़ी तेजी हमने शुरुआती तौर पर देखी, लेकिन बाजार को ये पता है कि सरप्लस की सिचुएशन में वेनेजुएला का तेल और ज्यादा बढ़ोतरी करेगा बाजार की सप्लाई में, इसलिए तेल की कीमतों में कोई बढ़त की गुंजाइश नहीं दिखाई देती। वेनेजुएला को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के प्लान के कुछ हिस्से निकलना शुरू हुए हैं, चूंकि वहां की जो प्रमुख तेल उत्पादक कंपनी पीवीडीसी है, जो तेल निकाल रही थी, उसका बुनियादी ढांचा मौजूद है, लेकिन तेल उद्योग पूरी तरह तबाह और ध्वस्त है। मादुरो की सरकार ने पूरे देश को जिस तरह से चलाया और क्रोनीज को पैसा दिया और भ्रष्टाचार बढ़ाया, उस वजह से वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इसीलिए तेल का उत्पादन घट के करीब 1.3 से 1.4 बैरल पर डे पे आ गया है, जो कि बेहद कम है और इसमें सैंक्शंस का एक बड़ा असर था। डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के तेल को ग्लोबल ऑयल मार्केट में प्राइस के लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ओपेक को इस पर चिंता होनी चाहिए और ओपेक प्लस को इस पर फिक्र भी होनी चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस देश में है वहां पर वैसे ही ऑयल सरप्लस है, अमेरिका के पास ऑयल सरप्लस है। उसके बाद भी इस तेल का इस्तेमाल वो कई और जरूरतों के लिए, चीन को जाने वाले तेल का रास्ता रोकने के लिए, भारत जैसे देशों को जो वेनेजुएला का सस्ता तेल मिलता था उसे रोकने के लिए, ग्लोबल मार्केट को लेवरेज करने के लिए प्राइस कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसलिए ये माना जा रहा है कि कच्चे तेल की सप्लाई साइड से में बढ़ोतरी ही होगी, कोई कमी आने की संभावना नहीं है। बस देखना यह है, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा सोच रहे हैं वैसा हो पाता है क्या कि नहीं, क्योंकि लैटिन अमेरिका के देशों के अमेरिका के साथ रिश्ते बेहद खराब रहे हैं। लैटिन अमेरिका के देशों में एक मजबूत राष्ट्रवाद है और इसलिए इससे पहले भी हमने देखा वेनेजुएला में अगर आगे विवाद बढ़ता, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि उपराष्ट्रपति को भी सजा दी जाएगी, अगर कुछ ऐसा होता है तो कच्चे तेल के बाजार में हमें घटनाक्रम बदलता दिखाई देगा। नहीं तो शेवरॉन, जिसके पास पहले से वेनेजुएला में तेल निकालने का लाइसेंस है, उसे बड़े निवेश की तैयारी की जा रही है। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो को लाने के 24 घंटे के भीतर ही तेल कंपनियों से कहा कि वो वेनेजुएला में अपना निवेश करना शुरू करें। तो सप्लाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि तेल की कीमतें बाजार में नहीं बढ़ेंगी, बल्कि अगले साल ग्लट होने की 2026-27 में जिस ग्लट की या अतिरिक्त सरप्लस की का आकलन किया गया था, उसमें वेनेजुएला का तेल शामिल नहीं था, अब वो भी शामिल हो जाएगा। लेकिन सर, अगर भारत के लिहाज से खाली बात करें तो ये पूरा वेनेजुएला का जो घटनाक्रम है, भारत के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट आता हुआ आप देख रहे हैं? आज सुबह से ही बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आ गई इस पूरी क्राइसिस को लेकर के, आपका व्यू पॉइंट क्या है सर?
देखिए, दो तरह से इसे देख सकते हैं, एक तो कूटनीतिक नजरिए से और एक कंपनियों के नजरिए से। आज हमने देखा कि रिलायंस के स्टॉक में तेजी आई, काफी तेजी आई, क्योंकि यह माना गया कि वेनेजुएला से अमेरिका के साथ रिलायंस समूह के और भारत के जो रिश्ते हैं, खासतौर से रिलायंस के रिश्ते हैं, उस वजह से वेनेजुएला के तेल की सप्लाई रिलायंस को वापस शुरू हो सकती है, जो सैंक्शंस के कारण रुक गई थी। और वेनेजुएला के तेल की कॉस्ट कम पड़ती है और अच्छी क्वालिटी का क्रूड है, तो रिलायंस को उसको सस्ता क्रूड मिल सकता है, नहीं तो उसे वैसे ही क्रूड के लिए मिडिल ईस्ट या बाकी जगहों पर जाना पड़ता, जो कि महंगा पड़ रहा था। इस वजह से आज रिलायंस के स्टॉक में तेजी दिखाई दी। लेकिन भारत का की वेनेजुएला के तेल पर निर्भरता काफी कम हो गई थी, सैंक्शंस ने काफी कुछ खत्म कर दिया था। जो करीब करीब $1 बिलियन के आसपास के 1 से $1.5 बिलियन के आसपास के इंपोर्ट थे 2025 में, जो काफी काफी कम थे। भारत की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि तेल से ज्यादा बड़ी चुनौती है ओएनजीसी विदेश का बड़ा निवेश। ओएनजीसी विदेश ने वहां बड़ी एसेट्स ले रखी हैं वेनेजुएला में, और अब चूंकि ये सारे समझौते जो मादुरो के दौर में हुए थे, उनको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को फैसले लेने हैं कि उसमें कितने कितने सौदे और सौदों को या संधियों को कायम रखा जाएगा या माना जाएगा। और यहाँ हमें फिर एक चीज महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है कि भारत की जो एसेट्स फंसी हुई हैं वेनेजुएला में, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए भविष्य में भारत से ट्रेड डील में एक बड़ी बार्गेनिंग चिप बन सकती है। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के जो तेल समझौते हैं उन्हें केस टू केस बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे और उनका इस्तेमाल दुनिया के अन्य देशों के साथ अपनी सौदेबाजी में करेंगे, जिसमें चीन भी, जिस पर हम आगे बात करेंगे। तो भारत के लिए सप्लाई साइड से तो समस्या नहीं है, लेकिन एसेट्स का क्या होगा ये देखने की बात होगी। हाँ, लेकिन ये माना जा रहा है कि सैंक्शंस खत्म होने के बाद अमेरिका ये कोशिश करेगा कि वेनेजुएला के तेल को बाजार में दुनिया के बाजार में ग्राहक वापस मिले, लेकिन अमेरिका की शर्तों पर मिले। तो वो अगर आपूर्ति बढ़ती है तो भारत की रिफाइनरीज के पास तेल भी जाएगा। लेकिन भारत ने कूटनीतिक तौर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं कि जो एसेट्स हैं, जो वहां फंसी हुई एसेट्स हैं ओएनजीसी विदेश की, वो कैसे निकाली जाए। तो अभी सर क्या हम ये मान के चले इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड की प्राइसेस है उस पर कोई बहुत तेज़ी की या उसमें कोई खास परिवर्तन की उम्मीद ना करें, वो नीचे की तरफ ही बनी रहेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्टाइल तो अभी, या फिर बहुत तेज़ी की संभावनाएं लोग कम जता रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या है? बिल्कुल तेजी की संभावना नहीं बनी, क्योंकि तेल सरप्लस है। ये ने कहा है कि करीब करीब 5 से 6% सरप्लस होगा, और पूरा जो नॉन ओपेक ब्लॉक है, अर्जेंटीना, गुयाना, कनाडा, अमेरिका, ये जो नॉन ओपेक ब्लॉक है, इसकी सप्लाई सबसे तेजी से बढ़ रही है। तो वो तेल बाजार में गलट करके सरप्लस के तौर पर आ रहा है। अगर रूस और यूक्रेन के बीच किसी तरीके की संधि सहमति बन जाती तो रूस का तेल भी बाजार में आना शुरू हो जाएगा। खतरे जो तेल की कीमतों को हैं, वो तेल की आपूर्ति नहीं, तेल की कुएं किसे नहीं है, तेल की डिमांड भी लगातार घट रही है हाइड्रोकार्बन की। खतरे हैं जियोपॉलिटिकल, जैसे कि सऊदी और यूएई के बीच यमन का टकराव, जो रेड सी के इलाके में फिर परिवहन की, ट्रांसपोर्ट की समस्या खड़ी कर सकता है, या वेनेजुएला में आने वाले दिनों में कोई बगावत हो, सिविल वार हो, अमेरिका के खिलाफ लोगों का प्रोटेस्ट बढ़े तो उसका असर तेल की कीमतों पर पड़े, ये हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन डिमांड सप्लाई के साइज से मार्केट ओवर सप्लाइड है, सरप्लस में है, इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में किसी बड़ी बढ़ोतरी की संभावना लंबे समय तक नहीं। $1-2 की कीमतें $60 से $62 के बीच में मूव करेंगी, ऐसा बाजार के चार्ट और संकेत बता रहे हैं। ठीक सर। सर लेकिन इसका असर क्या सिल्वर, गोल्ड या फिर बॉन्ड मार्केट पर भी देखने को मिलेगा? क्या वहाँ पर भी कुछ वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी? आपका क्या अनुमान है? देखिए, गोल्ड की कीमतों में हमने आज तेजी देखी, सिल्वर की कीमतों में तेजी देखी। वेनेजुएला ने एक बार फिर ये साबित किया कि वेनेजुएला के पर जब प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो उसमें गोल्ड सबसे बड़ी सुरक्षा है। गोल्ड को लेकर काफी दिलचस्प चर्चाएं में, वेनेजुएला के पास अपना बैंक के पास भी, केंद्रीय बैंक के पास काफी गोल्ड है। तो गोल्ड की कीमतों में हमने तेजी देखी। जब भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बिगड़ती हैं तो गोल्ड तेज होता है, और पहले से तेज बना आ रहा है। तो वेनेजुएला के संकट के बाद डॉलर की मजबूती के बावजूद हमने गोल्ड और सिल्वर में तेजी देखी थी। जो फंडामेंटल कारण पहले से इन दोनों प्रेशियस मेटल की तेजी को ड्राइव कर रहे थे, वो और ज्यादा मजबूत हो गए। अगर आप एक और फ्लैश पॉइंट देखें जो कि यमन में बन रहा है सऊदी और अमीरात के बीच में, तो उसका असर भी हमें गोल्ड की कीमतों पर दिखाई दिया। तो गोल्ड और सिल्वर में मजबूती का रुख है, लंबे समय तक बना रहेगा। डॉलर को लेकर थोड़ी हम आगे बात करेंगे कि करेंसीज की क्या स्थिति है। बॉन्ड्स में बड़ी दिलचस्प बात है। वेनेजुएला का जो सॉवरेन बॉन्ड है वो 2017 से डिफॉल्ट की स्थिति में बना हुआ है,
लेकिन इसने 2025 में करीब करीब 90 से 100% तक का रिटर्न दिया, क्योंकि काफी डिस्ट्रेस लेवल पे था। लेकिन निवेशकों को लगा कि फाइनली जब वेनेजुएला में मादुरो की सरकार जाएगी, अमेरिका उसमें दखल करेगा, तो अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो वेनेजुएला का बॉन्ड ग्लोबली मार्केट में, जो कि डिफॉल्ट बॉन्ड है, उस बॉन्ड में काफी सक्रियता दिखाई दे रही है। अब ये देखना होगा कि अमेरिका के दखल के बाद वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव होता है क्या, करेंसी की परिस्थिति में कोई बदलाव होता है क्या, और इसका असर हमें ग्लोबल बॉन्ड मार्केट पर और निवेशकों पर पड़ता दिखाई देगा जिन्होंने वेनेजुएला में निवेश करा। जी। अब सर, अगर बाकी करेंसीज की बात करें, डॉलर हो या बाकी करेंसीज, इस पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या जो वेनेजुएला का पूरा घटनाक्रम रहा है? करेंसी बाजार के लिए दो महत्वपूर्ण चीजें देखिए। डॉलर में हमने मजबूती देखी जैसे ही वेनेजुएला पर एक्शन हुआ और वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स पर अमेरिका का नियंत्रण हुआ, हमने डॉलर में मजबूती देखी। रुपए के लिए एक मुश्किल दिन था और आने वाले दिन और मुश्किल होंगे डॉलर की मजबूती के साथ। बाकी दुनिया की करेंसीज में भी हमें गिरावट दिखाई देगी कि तात्कालिक तौर पर डॉलर मजबूत हुआ, लेकिन हमने डॉलर की मजबूती के साथ सोने में भी मजबूती देखी। गोल्ड में आमतौर पर ऐसी स्थिति में गिरावट आती है। तो तात्कालिक तौर पर डॉलर की स्ट्रेंथ इसमें बढ़ेगी, क्योंकि जो चाइनीज युआन लैटिन अमेरिका के ऑयल ट्रेड का हिस्सा बन रहा था, वहां अब वापस डॉलर की वापसी होगी, जिसे आप पेट्रो डॉलर की वापसी कह सकते हैं इस ट्रेड के भीतर। तो हमें उससे डॉलर में मजबूती के तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन ये मजबूती उतनी स्थायी नहीं है। डॉलर में हम कोई बड़ा मजबूत बुल रन आने वाले दिनों में नहीं देखेंगे, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है। अमेरिकी बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश घट रहा है। हमने पिछले सप्ताह अर्थम में विस्तार से बात की थी, जो आप लोगों ने देखा होगा। तो डॉलर की कमजोरी अपने तरीके की स्थायी कमजोरी है। लेकिन हाँ, रुपए जैसी मुद्राएं जो लगातार गिरावट पे हैं, उनके लिए ये परिस्थिति अजीबोगरीब है। और करीब से अगर आप देखो तो विपुल जी, तो रुपए की कमजोरी इसके बावजूद बढ़ रही है कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है, दबाव बना हुआ है, इसके बाद भी रुपए की कमजोरी बढ़ रही है। तो रुपए के को लेकर आने वाले समय में उतार चढ़ाव बड़ी परिस्थिति बनती दिखाई दे सकती है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की स्थिति को अपने नियंत्रण में कर लिया, अमेरिका की तेल कंपनियों ने वहां निवेश करना शुरू कर दिया और ऑयल रिजर्व्स पर को ट्रंप के हिसाब से इस्तेमाल किया गया, तो डॉलर को थोड़ा स्ट्रेंथ और ज्यादा मिलेगी। अब सर, अगर बात कर लेते हैं चीन को लेकर के, चीन की तरफ से को लेकर के अभी क्या स्थिति परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है? स्टेटमेंट तो काफी सख्त आए हैं चाइना की तरफ से। चीन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा असर प्रभावित होने वाला देश रहा है, क्योंकि चीन ने वेनेजुएला में बड़े स्टेक ले रखे थे। पिछले 7-8 साल से वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने एक तरह से अपनी एसेट्स को गिरवी रख के कर्ज लेना शुरू किया था। तो चीन के साथ वेनेजुएला की एक लंबी ऑयल फॉर डेट डील थी, और उसमें चीन ने लंबे समय का कर्ज दिया था और उसका भुगतान वेनेजुएला तेल के तौर पर करता था। तो वेनेजुएला चाइना के क्रूड ऑयल इंपोर्ट का करीब 5 से 6% हिस्सा लेता था, और वेनेजुएला का जो हैवी ऑयल है वो चाइना की रिफाइनरीज को जाता था। जब अभी हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने नाकाबंदी या घेराबंदी की वेनेजुएला की, तो उसका सीधा असर चीन पर पड़ा। चीन के लिए बड़ी चुनौती है कि वेनेजुएला में उसके बड़े निवेश हैं। माना जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वो सारे समझौते रद्द कर देते हैं जो निकोलस मादुरो ने किए थे, तो चीन को पिछले 20-25 सालों में, बल्कि 40 सालों में विदेश की धरती पर होने वाला ये सबसे बड़ा नुकसान होगा। तो चीन, जिसने अपने आप को लैटिन अमेरिका की बिसात में अलग अलग तरीके से शामिल किया था, BRI के तरीके से निवेश के लिए, उसके लिए बड़ा झटका है। और इसलिए काराकस जो है वो अब चीन और अमेरिका के बीच कूटनीतिक जंग का मैदान बन गया है। चीन की समस्या यह है कि चूंकि लैटिन अमेरिका बहुत दूर है, अमेरिका का तटीय हिस्सा है, और अमेरिका कई तरीके से 5 आइलैंड नेशन की थ्योरी के साथ अलग अलग जो आइलैंड है कैरेबियंस के, उन पे भी अपनी सेनाएं बिठा रहा है। तो ऐसी स्थिति में चीन सीधे तौर पर वेनेजुएला की कोई मदद नहीं कर सकता। तो चीन के लिए बड़ा झटका है वेनेजुएला पर इस तरीके की प्रतिक्रिया। चीन इसको लेके आगे कैसे जाता है, क्या करता है, चीन की प्रतिक्रिया तो तीखी आई, पर कुछ बेहतर, बहुत कुछ करने की परिस्थिति नहीं बनती दिखाई दे रही थी, क्योंकि वेनेजुएला एक बड़ा सोर्स था चीन के लिए सस्ते कच्चे तेल का, और चीन को अब उसके लिए रशिया या मिडिल ईस्ट के देशों की तरफ जाना पड़ेगा। और वेनेजुएला ने चीन के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं ऑयल के, जो रिकॉर्ड तौर पर बने हैं पिछले 2-3 साल में, उन्हें बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। जी, चलिए, तो ये बात निकल के आई है पूरे प्रकरण को लेकर के। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। 2025 में पूरे साल और 2026 की शुरुआत में
वैश्विक स्तर पर हुए कई घटनाक्रमों ने वैश्विक राजनीति को नई राह पर डाल दिया है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर में उन्हीं की सुनी जा रही है जिनके हाथ में ताकत है। हाल में वेनेजुएला के घटनाक्रम ने भी इसकी पुष्टि की है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां वेनेजुएला जाती हैं और वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अपने देश ले आती हैं। और अमेरिका के इस कदम को लेकर के दुनिया भर में कहीं भी किसी ने खोल करके आपत्ति नहीं जताई। सर, मतलब इसको कैसे देख रहे हैं? मतलब ये जो पूरा घटनाक्रम रहा, चाइना को लेकर को छोड़ दें तो और कहीं से भी बहुत सख्त लहजे में आवाज़ें निकल करके नहीं आ रही हैं। वैश्विक राजनीति को किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या जिसकी लाठी उसकी भैंस? कल तक ट्रंप साहब नोबेल प्राइज़ की बात कर रहे थे और उसके बाद नहीं मिला, तो अब ये रूप कैसे देख रहे हैं सर आप? विपुल जी, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप ग्लोबल परिस्थितियों में ये तय नहीं कर पाते हैं कि किसका समर्थन करें और किसका विरोध करें। जो भी व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई का, वेनेजुएला में कार्रवाई का विरोध कर रहा है, वो करता है, वो परोक्ष रूप से मादुरो के शासन का समर्थन करता है। और मादुरो से ज्यादा खराब और वेनेजुएला को एक फेल्ड स्टेट की स्थिति में पहुंचा देने वाला शासक कोई नहीं हुआ। इतना रिच देश है दुनिया में वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास इतनी सारे मिनरल्स, इतनी सारी चीजें हैं, पर पहले शावेज और उसके बाद मादुरो दोनों ने मिलकर पूरे देश को लूट लिया। लैटिन अमेरिका का एक ऐसा पहला देश था जहां से सबसे ज्यादा लोग 2014 के बाद देश छोड़कर चले गए। करीब करीब 87% आबादी वेनेजुएला की गरीबी में है और जिसमें 53% आबादी तो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रही है। करेंसी ध्वस्त पड़ी हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में वेनेजुएला के लोगों ने जो बाहर थे और वेनेजुएला के भीतर थे, उनको तो मादुरो से मुक्ति मिली और यही पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से बड़ा पेच है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद भी, इस सब की परिस्थितियों के बाद भी, दुनिया में एक ऑर्डर था कि सॉवरेन देश का नेता कितना भी खराब हो, कोई दूसरा देश उस पर कब्जा करके, हमला करके उसे नहीं हटा सकता। लेकिन अमेरिका ऐसा पहले करता रहा है। इराक की और लीबिया की जो मॉडल था, उस मॉडल को वेनेजुएला में भी रखा गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वो थंब तोड़ दिया कि जो ग्लोबल सॉवरेन पावर का ऑर्डर है वो खत्म हुआ है। लेकिन उपलब्धि जो है, या जो उलझन है, वो दुनिया की ये है कि मादुरो का समर्थन नहीं किया जा सकता। इसलिए लोग ये दबाव बनाएंगे कि वहां जल्दी से जल्दी सत्ता हस्तांतरण हो, जो शायद ट्रंप इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, क्योंकि ट्रंप की योजनाएं वेनेजुएला को लेकर काफी बड़ी हैं। लेकिन यहां से दुनिया के कई देशों में अब इस तरीके के प्रयोग अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ होंगे, इस बात की संभावना बनती दिख रही है। तो एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह देखना जरूरी है कि एनर्जी और सप्लाई चेन्स का जो वेपनाइजेशन डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया था, वो आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगा। आपको चीन, रूस, ईरान और अमेरिका के बीच कई मोर्चों पर टकराव बढ़ता दिखाई देगा, क्योंकि चीन अब फिर वापस उस व्यापार युद्ध की भूमिका में उन बाकी चीजों में जाएगा। ईरान अगली चुनौती है, बड़ा खतरा है। ईरान में भी काफी विद्रोह और विरोध हो रहे हैं। तो ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते रहे, ईरान एक अगला निशाना हो सकता है। इसके बाद जो फ्री फॉर ऑल कर दिया ट्रंप ने कि कोई भी कुछ कर सकता है, उससे खतरा ज्यादा है बाजारों को, निवेशकों को, क्योंकि कब कौन कहां क्या कर बैठेगा ये पता नहीं है। जो नॉर्म्स थे, जो स्थापित संप्रभु चीजें, व्यवस्थाएं थी, वो खत्म हुई है। लोगों की निगाहें अब चाइना और ताइवान पर है, क्योंकि बेहद चिंता है। मतलब ग्लोबल निवेशकों से मैं बात कर रहा था, बड़ी चिंता है कि चीन की तरफ से कुछ बड़ा, कुछ ऊंच नीच अगर ताइवान में हुआ तो परिस्थितियां काफी बिगड़ सकती हैं। जी, आखिरी सवाल सर, इन सबका ये शुक्रवार तक जो कुलाचे भर रहा था शेयर बाजार, नए उच्चतम स्तर देखने को मिल रहे थे, क्या ये अब मान के चलें ये जो बदलता घटनाक्रम है ये एक बार फिर से बाजार को ज़मीन पर लेकर के आएगा? अभी नई समस्याएं, नई चुनौतियां शेयर बाजार के लिए आने वाली हैं? देखिए, भारतीय शेयर बाजार की परिस्थितियों में एक जो निगेटिव टेम्परेचर इस पूरे मामले का है, वो ट्रेड डील है। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा संकेत दिया, उसका असर बाजार पर नकारात्मक तौर पर जरूर होगा। भारतीय बाजार फिलहाल अभी अंदरूनी स्टोरियों से, अंदर खाने की कहानियों से चल रहा है। ग्लोबली जो घटनाक्रम है उनका असर भारतीय बाजार पर हो रहा है, लेकिन वेनेजुएला ने उतना प्रभावित नहीं किया। भारतीय बाजार में बैंकिंग स्टॉक्स को थोड़ी मजबूती मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि बैंकों की बैलेंस शीट अच्छी हुई है, तो बाजार को लीड कर रहे हैं। लेकिन ग्लोबल घटनाक्रम लगभग जैसी परिस्थिति आपको 2025 में दिखाई दी थी, वैसी ही शुरुआत 2026 की हुई है, अगर आप जियो पॉलिटिक्स के मामले में मानिए। तो हम वहां 2 युद्ध देख रहे थे, यहाँ 2 फिर युद्ध शुरू हो गए। तो जियो पॉलिटिक्स का रिस्क हेजिंग अब आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। और
ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल इन्वेस्टर्स उन सारे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं जिससे कि वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो अचानक बदलाव हो रहे हैं उनसे अपने आप को हेज कर सके और बचा सकें। तो इसलिए बाजार में सेकुलर रैली जैसी तो स्थिति नहीं दिखाई देती, लेकिन हाँ फंडामेंटल्स जहां जहां मौजूद हैं जिन जिन सेक्टर्स के स्टॉक्स के, उनमें बढ़त होती है हमें दिखाई देगी। बजट पर निगाहें हैं, अब तो बजट में मुश्किल से 50 दिन का 40 दिन का समय बचा है, तो उस अब अगला वो बड़ा ट्रिगर होने वाला है कि वहां से क्या आता है। खासतौर से बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स को लेकर बाजार को बड़ी उम्मीदें हैं और इसीलिए बैंकिंग स्टॉक्स में हम थोड़ी तेजी भी देख रहे हैं। बिल्कुल। सर, तमाम व्यस्तताओं के बावजूद आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और 2026 के पहले बोनस पॉइंट का आगाज़ जो है आपने किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए और अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए आप बोनस पॉइंट को यहीं पर, कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप लोग शेयर बाज़ार की उतार चढ़ाव को लेकर के चिंतित मत होइए। हर रोज़ हर लेवल पे बातचीत हम करते हैं। सुबह 8 बजे से हमारे कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ आप जुड़ना चाहें तो सुबह 10 बजे यार बाज़ार और 1 बजे 1.25 लाख टके का में जुड़ सकते हैं और लगातार बोनस पॉइंट के साथ, बोनस के साथ बने रहिए। हर तरह की खबरें आपको यहाँ पर मिलेंगी। मुझको इजाज़त दीजिए फिलहाल के लिए। नमस्कार। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.